चलिए तो आज हम बात करेंगे हमारी पहली बुक समकालीन विश्व में राजनीति के चौथे चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? यूनाइटेड नेशन या यूएन क्या है? तो यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उद्देश्य क्या है इसका? दुनिया में शांति बनाए रखना, युद्ध रोकना और सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके 6 अंग हैं, प्रमुख 6 अंग हैं जिसमें सुरक्षा परिषद और महासभा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है? अगर हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें इसमें, तो वो है सुरक्षा परिषद। ठीक है? सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल यूएनएससी। जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो यह यूएन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, सबसे शक्तिशाली अंग है जिसमें 15 सदस्य देश हैं। जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इनके पास वीटो पावर है। जो अस्थायी सदस्य हैं 10 वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनके पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है? वीटो पावर का अर्थ क्या होता है? अगर कोई एक स्थायी सदस्य भी किसी फैसले के खिलाफ वोट दे दे तो वह फैसला नहीं माना जाएगा। यह वीटो पावर कहलाएगी। वीटो पावर तो अगर हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखें तो इसमें एक और चीज़ जानें। वीटो जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, आई फॉरबिड। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रोकने की शक्ति को ही वीटो कहा जाता है। आगे अगर हम टॉपिक की बात करें तो है यूएन में सुधार की माँग। तो समय-समय पे यूएन में सुधार की माँग होती रही है। ठीक है? तो यूएन में सुधार को लेकर के 3 प्रकार के सुधारों की बात जो है होती है। मुख्य तौर पे 2 हैं, लेकिन तीसरा हम भारत की दावेदारी की बात करेंगे। तो पहला क्या है? सुरक्षा परिषद का विस्तार। तो भारत जैसे देशों का मानना है कि अब दुनिया बदल गई है इसलिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। कार्य करने के तरीके में बदलाव। तो वीटो पावर को खत्म करने का जो है या सीमित करने की माँग भी समय-समय पे होती रही है। ठीक है? भारत की दावेदारी क्या है? भारत अपनी बड़ी आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था, शांति अभियानों में योगदान के कारण स्थायी सदस्यता की माँग करता रहा है। ठीक है? महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर हम बात करें तो इसके महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन-कौन से हैं? तो पहला है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका काम क्या है? देशों को वित्तीय मदद देना और उसकी आर्थिक नीतियों पर नज़र रखना, उनकी आर्थिक नीतियों पर नज़र रखना। दूसरा है हमारा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है? तो विकासशील देशों को जो है मानवीय विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज देने का काम विश्व बैंक करता है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये पूरी दुनिया भर के व्यापार के नियम को तय करता है। आईएईए परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जो कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हो, इसको पक्का करता है, इसको पुख्ता करता है। ठीक है? अगर हम आगे चलें, तो मानवाधिकार संगठन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप क्या है? ये सरकार से अलग एनजीओ होते हैं जो दुनिया में लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है? एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। तो यह मानवीय अधिकारों के हनन पर रिपोर्ट तैयार करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच यह दुनिया भर के में अधिकारों की वकालत करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जो कि अमेरिका की एक एनजीओ है। ठीक है? आगे चलें हम, तो जो है ये है कि एक ध्रुवीय विश्व में यूएन, हम सब जानते हैं कि दुनिया वर्तमान समय में एक ध्रुवीय है, यानी कि सबसे शक्तिशाली अगर कोई देश है तो वो है अमेरिका। ठीक है? तो अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या यूएन उसे रोक सकता है? तो यूएन पूरी तरह अमेरिका को नहीं रोक पाता, रोक भी नहीं सकता, क्योंकि यूएन का बजट अमेरिका से ही आता है। जो अधिकांश बजट का हिस्सा है वो अमेरिका ही देता है और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? अमेरिका में ही, न्यूयॉर्क में। ठीक है? लेकिन यूएन एक ऐसा मंच है जहाँ बाकी देश अमेरिका की नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं और उस पर दबाव बना सकते हैं। ठीक है? आगे अगर हम बात करें, भारत की स्थायी सदस्यता के लिए प्रमुख तर्क क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है? तो भारत कई सारे तर्क देता है, जिसमें से जो है पहला तर्क ये देता है विशाल जनसंख्या। ठीक है? भारत कहता है कि हमारी जो आबादी है वो दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है? तो अगर हमें सुरक्षा परिषद को स्थायी तौर पे या प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, एक बड़ी आबादी का लोकतांत्रिक रूप प्रदान करना है, तो भारत का स्थायी सदस्य होना अनिवार्य है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र,
ठीक है? तो जो है, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो लार्जेस्ट है, ठीक है? इससे बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो ये भी भारत की स्थायी सदस्यता के लिए एक प्रमुख तर्क है, ठीक है? तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, ठीक है? तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे आने वाले समय पे ये दूसरी और तीसरी नंबर पे भी जो है अर्थव्यवस्था के तौर पे जो है अपने आप को देखते हैं हम। तो इस कारण जो है हमारी स्थायी सदस्यता के लिए हम तर्क देते हैं, भारत तर्क देता है, ठीक है? शांति अभियानों में योगदान, तो भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैनिकों का योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में एक है। भारतीय सैनिकों ने दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वहाँ पे अपनी पीस कीपिंग ऑपरेशंस किए हैं, पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं उनको भेजा है, ठीक है? और क्या तर्क है? अगला तर्क है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था। क्या है कि जब जो है हम सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, तो सुरक्षा परिषद का जो निर्माण है या उसकी जो सदस्यता है, वो 1945 जब वो बना था तब है। और तब से अब तक क्या है कि जो वास्तविकताएँ हैं विश्व की, वो चेंज हुई है। तो सुरक्षा परिषद को विकासशील देशों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भारत जैसे देशों को शामिल करना चाहिए। ठीक है? परमाणु उत्तरदायित्व, दुनिया जानती है कि हमारे पास जो है भारत के पास क्या है, परमाणु शक्ति है। अब ये जो परमाणु शक्ति है, हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की, कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? जो एक ज़िम्मेदारी को भी दिखाता है हमारी, तो ये भी एक तर्क है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता को खो देगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कई स्थायी सदस्यों ने समय-समय पर भारत की दावेदारी का समर्थन भी किया है, लेकिन चीन अक्सर इसमें तकनीकी बाधाएं डालता है। ठीक है? आगे यदि हम बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण संस्थाएं, ठीक है? तो इसमें हम जो है शॉर्ट में ही ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो मेन-मेन चीज़ें हैं वो देख लेंगे। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। उसके बाद जो है विश्व बैंक की अगर हम बात करें, तो इसकी भी स्थापना 1944 में ही हुई थी, ठीक है? इसकी अगर हम बात करें कार्य की, तो यह विकासशील देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कम ब्याज दरों पर कर्ज या अनुदान देता है। लक्ष्य क्या है? पूरी दुनिया से अत्यधिक गरीबी को खत्म करना। अगली की अगर हम बात करें, तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 को जो है इसका निर्माण हुआ था और ये गैट के उत्तराधिकार के रूप में कार्य जो है कर रहा है। मतलब डब्ल्यूटीओ से पहले जो संस्था थी वो गैट थी, जो है विश्व व्यापार के लिए नियम बनाती थी। ठीक है? तो यह वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाता है और देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाता है। इसमें सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, लेकिन अविकसित देशों का प्रभाव अधिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1957 में। इसका मुख्य काम यह देखना है कि परमाणु ऊर्जा का कोई जो है गलत इस्तेमाल ना करे, उसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हो। ठीक है? स्लोगन इसका एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये इसलिए जो है इसको जो है हाइलाइट किया जा रहा है या इसको इसलिए जो है लिखा है, इसका लिखने का कारण ये है कि वर्तमान समय में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो पूछा जा सकता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, तो इसकी प्रकृति क्या है? यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है और सरकार द्वारा किए जाने वाले अधिकारों के हनन पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगला है हमारा ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है? ह्यूमन राइट्स वॉच की जब हम बात करते हैं, तो यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स वॉच ऑफिशियल, ठीक है? में जो है इसके बारे में जानकारी मिल सकती है और ये मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और दुनिया भर में मीडिया का ध्यान इन मुद्दों की ओर खींचता है और यह मुख्य रूप से वकालत और शोध पर केंद्रित है, ठीक है? तो ये हैं हमारे चौथे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, या ये कहो कि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में।